इकोनॉमी में मैंने कहा था आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो जगह पढ़ा जाता है, एक इकोनॉमी में पढ़ा जाता है और एक इकोलॉजी में पढ़ा जाता है। इकोनॉमी और इकोलॉजी दोनों जगह जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट दो जगह पढ़ा जाता है, एक जगह मां का दृष्टिकोण होता है और एक जगह संतान का दृष्टिकोण होता है। आ रहा है समझ? जब आप इकोलॉजी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो मां के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं, और जब आप इकोनॉमी में दृष्टिकोण पढ़ते हैं तब वो बेटे के या संतान के दृष्टिकोण से पढ़ते हैं। देखो बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर है। किस चीज का अंतर है? मेडिकल के दुकान पे यदि एनीमिया की दवाई मिलती है, डॉक्टर लिखता है कि ये जो साइरप है ये एनीमिक पेशेंट को पिलाना है। आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि कुछ रुपए थे जैसे तैसे वो जो बच्चा था उसने जोड़े और माँ के लिए दवाई लेके जा रहा था और अचानक से गिर पड़ा और दवाई फूट गई और वो रोने लगा क्योंकि उसने बड़ी मुश्किल से दवाई के पैसे जोड़े थे और दवाई गिर गई। अब उसको लगता मेरी माँ और जब माँ के पास पहुंचता है तब तक वो मरी हुई मिलती है। बड़ा इमोशनल सीन होता है। तो दुकानदार के लिए जो वो दवाई की बोतल है, वो जो साइरप है, उसके मायने अलग हैं, उसकी भावनाएं अलग हैं, और जो खरीद रहा है उसकी भावनाएं अलग है। आप जब अपने पिताजी के लिए ब्लड प्रेशर की दवाई खरीदने जा रहे हैं, शुगर की दवाई खरीदने जा रहे हैं, तो दुकान से आप उनके लिए जिंदगी खरीद के लाते हैं। आप उनके लिए जिंदगी खरीद के लाते हैं कि इससे उनकी उम्र बढ़ेगी और वो अभी तत्काल में उनको कुछ होगा नहीं। पिताजी के लिए जब आप कुछ खरीदते हैं ना दवाई, माँ के लिए जब दवाई खरीदते हैं आप दुकान पे, अपने पैसे से खरीदते हैं तो तब और ज्यादा अच्छा लगता है। पिताजी यदि आपको पैसे देंगे और आप उनके लिए खरीद के लाएंगे और कभी आप अपनी तनख्वाह में से खरीद के देंगे ना दवाई उनकी, तब आपको बहुत लगेगा। तब कई बार वो बोलते हुए भी दिखेंगे कि मैं तुम्हारी दवाई खा रहा हूं भाई, तुम्हारे पैसे से खा रहा हूं, तुम मुझे जिंदा रख रहे हो, इस तरह से कमेंट करते हैं। तुम्हारी वजह से मैं जिंदा हूं, देखो कैसा दिख रहा हूं। तब भाव दूसरे होते हैं। तो आप जब पिताजी के लिए दवाई खरीदने जाते, प्रोसेस क्या हो रही है? दवाई खरीदने की। लेकिन दुकानदार का भाव प्रॉफिट का भाव है। वो जानता है कि ये दवाई मैंने 72 रुपए में खरीदी है और मैं 120 रुपए में बेच रहा हूं। 70 रुपए में खरीदी, 120 में बेच रहा हूं, 50 रुपए का प्रॉफिट दिख रहा है। उसके आंखों में चमक है, उसके अंदर ये भाव नहीं कि वो किसी की जिंदगी बचा रहा है। वो उसकी आजीविका है, वो उसका धंधा है। आजीविका के बजाय मैं उसको धंधा कहूंगा, वो धंधा है। आजीविका तो उसको कहते हैं जिससे रोटी खाता है आदमी। वो केवल रोटी नहीं खाता, वो उससे रिश्वत भी देता है। वो जो पैसा है ना जो आ रहा है उसके पास, उससे केवल वो रोटी खा रहा है क्या? नहीं, रोटी नहीं खा रहा, वो बहुत कुछ कर रहा है। तो ये जो संबंध है माँ और बेटे का, पिता और माँ का, दुकानदार और ग्राहक का, ग्राहक किसी वस्तु को या किसी दवाई को खरीद रहा है वो दूसरे भाव से, जीवन रक्षक के भाव से खरीद रहा है कि मेरे जीवन की रक्षा हो रही है, मेरे पिता के जीवन की रक्षा हो रही है। और वो जो दे रहा है वो प्रॉफिट के भाव से दे रहा है। ठीक इसी तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब इकोनॉमी में आता है, सतत विकास की अवधारणा इकोनॉमी में और सतत विकास की अवधारणा इकोलॉजी में, दोनों में अंतर आ जाता है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में जब आप सतत विकास की अवधारणा मानते हो तब आप प्रकृति को मदर नेचर मान करके उसको पुत्र के भांति देख रहे होते हो, अपने आप को पुत्र के भांति देखते हो, संतान के भांति देख करके कर्तव्य के भांति आप करते हो। इकोनॉमी में आप एहसान कर रहे होते हो प्रकृति पे कि हम तुम्हें बचा रहे हैं, हम तुमसे कमा सकते थे, ये पेड़ तुम सुरक्षित हो हमारी वजह से, नहीं तो हम तुमको काट के बेचते तो 500 रुपए आ जाते। आया समझ? ये भाव होता है, बहुत अंतर है।
और इसमें हम बोलते हैं कि हे वृक्ष, हम जो है तुम्हारे पुत्र हैं और तुम हमें छाया देते हो, फल देते हो, तो तुम हमारे पालक हो और हम तुम्हें धन्यवाद देते हैं। कोई एहसान का भाव नहीं होता। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट दोनों में जब लिखोगे, कौन से पेपर में लिख रहे हो समझ में आ रहा है? थर्ड पेपर में लिखोगे तब कौन सा भाव आएगा। और पॉलिटी में जब लिखते हैं तो फिर अब पॉलिटी का अपना अहंकार है। राजनीति में जब सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा तो तब आएगा पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति, यानी कि राजनेता किस प्रकार की पॉलिसी बना रहे हैं पर्यावरण के संरक्षण के लिए और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। यानी हमको आर्थिक विकास भी करना है और पर्यावरण का संरक्षण भी करना है। तो पर्यावरण का संरक्षण हम किस भाव से कर रहे हैं? पॉलिटी के भाव से कर रहे हैं, तो वहां अपना अहंकार है। वहां आप कहोगे कि मैंने ऐसी नीति बनाई है कि ये जंगल हरे भरे रहे हैं, उसका अपना एक अहंकार है राजनेता का। और मैं अपने लोगों को भूखे भी नहीं मरने देना चाहता, इसलिए मैंने लोगों से कहा है कि इन पेड़ों को काटो मत, लेकिन इस तरह से खेती करो कि इनको नुकसान न पहुंचे। तो मैं ये पॉलिसी बना रहा हूं। या फिर मोदी जी जैसे कहते हैं कि मैं एनवायरमेंट क्लियरेंस 1 मिनट में दे देता हूं, आप काटो इनको और उद्योग लगाओ। सोचता नहीं मैं ज्यादा, देरी नहीं करता। गुजरात में मैंने खूब किया है 10 साल में, यहां मैं तुरंत कर देता हूं तो तुरंत बाढ़ आ जाती है ग्लेशियर खिसक जाता है। उसमें भी तुरंत ही होता है, फिर वो ज्यादा टाइम नहीं देता। ग्लेशियर भी ज्यादा टाइम नहीं देता। तुम जितनी जल्दी अनुमति दोगे उतनी जल्दी वो भी निपटा देता है फाइल। प्रकृति अपना पोषण करना भी जानती है और यदि बच्चा बिगड़ जाए, उच्छृंखल हो जाए, तो उसको ठीक करना भी जानती है। माँ दोनों चीज जानती है, पोषण करना भी जानती है, संहार करना भी जानती है। तो माँ के पुत्र बन करके रहोगे तो फायदे में रहोगे, पोषण होता रहेगा, आशीर्वाद मिलता रहेगा, फलोगे फूलोगे। स्वामी बनने की कोशिश की तो समस्या खड़ी हो जाएगी। माँ का स्वामी बनना मतलब माँ का पति बनना, वो खतरनाक चीज। आप बोर्ड देखते हो ना कहीं, भूमि स्वामी, किसी ने लिखा भूमि पुत्र। धरती माता कहते हैं ना हम लोग, वो प्लॉट के वहां बोर्ड लगा रहता है, ये प्लॉट किसका है, खेत किसका है, तो आगे बोर्ड लगा रहता है भूमि स्वामी, मतलब तुम माँ के पति हो। कमाल है। भूमि स्वामी कब से हो गए? स्वामी किसको कहते हैं? मालिक, मतलब ये तुम्हारी नौकर है, ये जो जमीन का टुकड़ा है ये तुम्हारी नौकर है। अहंकार देखो मनुष्य का, वही अहंकार ध्वस्त करती है प्रकृति। तो द इकोनॉमिस्ट ने भी लिखा, नेचर मैगजीन ने भी लिखा, और सबने अभी एडिटोरियल बनाए हैं कि विदाउट इकोलॉजी इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्या है, अगर यही मैं इंग्लिश में, अगर उसी टर्म्स में जो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद पढ़ के भी सुनाऊंगा वो आर्टिकल, उसमें जब मैं बात करूंगा तब आपको लगेगा कि कितनी सोफिस्टिकेटेड बात हो रही, कितना मतलब ऊंचे लेवल पे आप समझा रहे हैं, और उसको लोग हजम भी करते हैं। और जब मैं थोड़ा सा अपने तरीके से बता रहा हूं तो आपको लग रहा है कि ये बहुत सामान्य सी बात है। नहीं, यही निबंध है आपका, यही निबंध है। हर्षद मेहता वाला अगर आप, स्कैम वाला अगर वो आप देखेंगे तो 1990 का जो समय था, 80s और 90s का, हमारे देश में बहुत बदलाव हो रहे थे। उसमें सबसे बड़ा बदलाव आ रहा था कि जो फाइनेंशियल मार्केट है, जिसे हम शेयर मार्केट कहते हैं, खास करके फाइनेंशियल मार्केट जो होता है वो रियल मार्केट से अलग जा रहा था। वहां फाइनेंस की चीजें होती हैं, शेयर की चीजें होती हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट किनके द्वारा संचालित होता है? कॉर्पोरेट्स के द्वारा संचालित होता है, कंपनीज के द्वारा होता है, शेयर ब्रोकर्स होते हैं, ये लोग संचालित करते हैं। उसमें सरकार कभी भी स्टेक होल्डर की तरह नहीं रही थी पहले, और वो पब्लिक फाइनेंस के साथ तो जुड़ा हुआ उस तरह से नहीं था कि आम आदमी का पैसा उसमें उलझे, ऐसी चीजें नहीं होती थी। पूरा आप शेयर घोटाला आप देखेंगे तो उससे आपको ये चीज समझ में आएगी। आम जो लोग हैं उन लोगों का शेयर मार्केट से उतना लेना देना नहीं था। आम लोगों का लेना देना बैंक से है। आप और हम सब, हमारा जो लेन देन करते हैं, हमारा जो संबंध रखते हैं, वो बैंक से रखते हैं। हमारा संबंध बहुत ज्यादा नहीं होता।
फाइनेंशियल मार्केट में उतना ज्यादा लेन देन नहीं होता। हमारे लिए फाइनेंशियल मार्केट कौन है? बैंक है। हमारे पास अतिरिक्त पैसा आया, हमने बैंक में जाके जमा करा दिया, और जब पैसे की जरूरत पड़ी लोन लेके आ गए बैंक से, उसको ब्याज दे दिया। तो हमारा ब्याज का संबंध है, ब्याज हमको मिलता है या ब्याज हम जमा कराते हैं, ये हमारे रिलेशन का आधार है। और हमारे लिए सबसे सुविधाजनक जो जगह है वो बैंक है। आपको कुछ चीजें मैंने आपको बताई थी कि कुछ इंटरमीडियरीज तैयार हुए थे जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज थे, गैर बैंकिंग वित्तीय मध्यवर्ती। ये कौन थे? ये वो थे जो आईडीबीआई था, जैसे आईसीआईसी था, ये बैंक नहीं था पहले। आईसीआईसीआई क्या था? एक मीडियरीज था। एनबीएफसी जिनको बोलते हैं हम लोग, ये एनबीएफसी में थे। और एनबीएफसी किसने बनाए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाए थे। क्यों बनाए थे? क्योंकि कुछ सेक्टर थे जिन सेक्टर में बैंक पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, जैसे कि हाउसिंग का सेक्टर था। बैंक वाले उतना इंटरेस्टेड नहीं थे, वो रिस्क मानते थे, वो सोचते थे कि ये बड़ी रिस्क है, हम हाउसिंग में पैसा क्यों लगाएं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट होने हैं, इरिगेशन प्रोजेक्ट होने हैं, डैम बनने हैं, उद्योग लगने हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनाया। औद्योगिक विकास बैंक क्यों बनाया? क्योंकि भारत में औद्योगिक संरचना बहुत जरूरी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, तो उसके लिए बैंक ही बना दिया स्पेशल। अब वो बैंक था क्या? नहीं, बैंक नहीं था। उसको पैसा कहां से अवेलेबल कराया जाता था? सरकार अवेलेबल कराती थी, सिक्योरिटीज के मार्फत कराती थी, और फिर वो पैसा लगाते थे। एक शेयर मार्केट था जिसमें बाहर की दुनिया भर की कंपनियां या दुनिया भर के जो इन्वेस्टर हैं वो आकर के वहां पर शेयर खरीद सकते थे, और कंपनियां वहां अपने आप को लिस्टेड करा सकती थी और अपना आईपीओ जारी करती थी, इनिशियल पब्लिक ऑर्डर। और वो जो पहला जो ऑर्डर पब्लिक इशू जिसको कहते थे, वो पब्लिक इशू जैसे ही जारी होता था उसको पढ़ करके जो लोग इंटरेस्टेड होते थे कि हाँ हाँ इस कंपनी के प्रोविजंस ठीक लग रहे हैं हमको, इस कंपनी का स्ट्रक्चर ठीक लग रहा है, और ये जो कंपनी है ये हमको थोड़े समय में अच्छा डिविडेंड देगी, तो उसमें लोग उसके शेयर खरीदते थे। कंपनी की परफॉर्मेंस को देख के, उसकी हिस्ट्री को देख के, और उसके स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके आउटपुट को देखते हुए, और वो उसको शो करना पड़ता था। तो कोई भी कंपनी जो है वो आईपीओ लेके आती थी। अभी अभी बजट में निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हम एलआईसी के लिए आईपीओ लेके आने वाले हैं, यानी कि एलआईसी अब लिस्टेड होगी और एक तरह से वहां पर लोग इन्वेस्ट करेंगे और एक तरह से उसका प्राइवेटाइजेशन होगा। अगर शेयर ज्यादा अगर खरीद लिए किसी ने तो एलआईसी का मैनेजमेंट भी उसके हाथों में चला जाएगा, सरकार के हाथ में नहीं रहेगा। अभी वो एक तरह से सेमी गवर्नमेंट नेचर है उसका। तो ये सब एक अलग अलग स्ट्रक्चर थे और ये सब ग्रो हो रहे थे 90s में आकर के। 1990, 91, 92 यहां आकर के क्या हुआ कि जो एनबीएफसी जो थे वो भी उधर जाकर के फाइनेंशियल मार्केट में दखल देने लगे। ये जो हमारे बैंक थे एसबीआई और जितने भी हमारे मेन स्ट्रीम जो गवर्नमेंट बैंक कहे जाते हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, जिनका नेशनलाइजेशन किया है इंदिरा गांधी ने, प्राइवेट बैंक से गवर्नमेंट बैंक बने, शेड्यूल्ड बैंक है, अनुसूचित बैंक कहते हैं इनको। ये जो बैंक है हमारे, इनका काम हमारा लोक व्यवहार था, पब्लिक के साथ इनका अटैचमेंट था, जनता इनसे पैसा जमा कराए इनमें और जनता को ये लोन दें, बस यही संबंध था। ये जाकर के भी लिस्टेड होने लगे, ये जाकर के भी वहां शेयर मार्केट में दखल करने लगे, अपना पैसा लगाने लगे। एनबीएफसी जो बनाए गए थे स्पेशल पर्पस के लिए, वो भी वहां चले गए। तो फाइनेंशियल मार्केट जो था ना, जो पूरी तरह से आइसोलेट था, रियल इकोनॉमी से आइसोलेट इकोनॉमी थी, वो फाइनेंशियल इकोनॉमी थी। आप कहेंगे फाइनेंशियल इकोनॉमी आइसोलेट इकोनॉमी कैसे है? क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं, यहाँ के गरीब से कोई लेना देना नहीं, वो अलग से चलने लगी। और सेंसेक्स जो है, आप बीएससी एनएससी और इसकी जब बात करते हैं तो 50,000 का अभी वो टच कर गया था, अभी 48,000 था बजट वाले दिन, उसी दिन वो राइज कर रहा था।
आप हर्षद मेहता की मूवी देखेंगे तो वो जो स्कैम वाला जो सीरीज है उसमें आप देखोगे कहाँ वो 3000 3,500 तक पहुंचता है और 6,000 तक पहुंच जाता है, और हर्षद मेहता की जब वो स्टोरी आती है टाइम्स ऑफ इंडिया में तो तुरंत वो 2000 नीचे कर जाता है, 1800 के आसपास चला जाता है, धूल चाटने लगता है। तो इसका मतलब वो उस जमाने में 92 में 3,500 था, उसके बाद सेबी बना और सेबी के बाद थोड़ी सी उसकी रेपुटेशन बदली और वो सब हुआ, लेकिन सेबी के साथ ही गवर्नमेंट वहां इन्वॉल्व हो गई। आपका एक आईएएस लेवल का अधिकारी वहां इन्वॉल्व हो गया और वो उसका रेगुलेशन देखने लगा। अब वो जो फाइनेंशियल मार्केट एक डमी मार्केट था, एक वायदा मार्केट था, एक फ्यूचर ट्रेडिंग था, और वो एक प्रकार का ऐसा फॉल्स मार्केट था जो रियल इंडिकेटर नहीं है सोसाइटी का। उसके साथ सरकार इन्वॉल्व हो गई है, जो जनता की चुनी हुई सरकार है वो उसके साथ इन्वॉल्व है, और उसके उठने और बैठने से, उस मार्केट के चढ़ने और उतरने से सरकार को फर्क पड़ने लग गया और सरकार की रेपुटेशन उसके साथ जुड़ गई। ये कमाल की चीज हो गई, बड़ी अजीब चीज है। जो 1960 तक जिसमें एनबीएफसी टांग नहीं फंसा रहा था, 1970 तक जिसमें सामान्य हमारा बैंक जो है उधर नहीं था, 80-90 में आते आते वो इतना मेन स्ट्रीम मार्केट बन गया कि उसका असर जो है इधर दिखाई पड़ने लगा, चुनावों पे असर होने लगा, इन्वेस्टमेंट पे असर होने लगा, सरकार के प्रोजेक्ट्स पे असर आने लगा। ये तो बहुत खतरनाक चीज हो गई। और आज की स्थिति है कि पेंडेमिक में वो रिकॉर्ड तोड़, यानी जब कोरोना शुरू हुआ था वो 30,000 पे था, और कोरोना के ये जो बिल्कुल पीक टाइम था तब वो 48,000 50,000 पे था, और मजदूर जो है वो 2-2 3-3 हजार किलोमीटर की यात्राएं कर रहा था सड़क पे। यानी कि इकोनॉमी जो है वो इंसान को छोड़ के चली गई है। इंसान पे आधारित ह्यूमन बेस्ड इकोनॉमी नहीं है, मार्केट बेस्ड इकोनॉमी, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है। और सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो पब्लिक सेक्टर के नेशनलाइज्ड बैंक हैं, शेड्यूल्ड बैंक हैं, वो उसके आधार पे चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारी चुनी हुई सरकार उसके आधार पे चल रही है और उसकी परवाह करती है, और उसके आधार पे वो उत्साहित होती है और उसके आधार पे ही दुखी भी हो जाती है। सैडनेस भी वहीं से आती है और हैप्पीनेस भी वहीं से आती है। तो कितनी कृत्रिमता है, इकोनॉमी बड़ी कृत्रिम भी है, आर्टिफिशियल भी, कृत्रिम इकोनॉमी है। असली इकोनॉमी है इंसान आधारित इकोनॉमी, ह्यूमन बेस्ड इकोनॉमी। तो मानवीयता कहाँ है, मानवता कहाँ है, प्रकृति कहाँ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ है, उसे कहेंगे हम लोग इकोनॉमी। आया ना सुन? तो थोड़ा सा इमोशनल टाइप का हो जाता है, लेकिन मैंने इसको आपको इसलिए बताना उचित समझा क्योंकि आर्टिकल जो बताते हैं आप न्यूज़पेपर में, जो आर्टिकल है वो बड़े घुमे फिरे हैं, वो सेंट्रल आइडिया को खा जाते हैं, वो आंकड़ों में उलझा देते हैं। फाइनेंशियल ईयर ये -27%, 19%, इधर ये ग्राफ उधर गया, ये फलाना, ये इसकी मेथड, ये इसका प्रिंसिपल, इसमें ग्रेशम, उसमें जाकर के लेफर, और ये देखो ये कर्व वो कर्व। अरे तू कहना क्या चाह रहा भाई? सीधा सीधा बताना कि इंसान पीछे छूट गया है और बाजार आगे निकल गया है। सीधा सीधा कहना कि सरकार को परवाह करनी थी लोगों की, अपने नागरिकों की, वोटर्स की, वो परवाह कर रहा है बाजार की, शेयर मार्केट की, इन्वेस्टर्स की और एफडीआई की और उसकी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो बने थे वो सर्व करने के लिए बने थे। आप प्रॉफिट के आधार पर देख लेंगे, मैडम सीतारमन बोल रही हैं कि ये फायदेमंद नहीं है इसलिए हम इसको बेच रहे हैं, ये हम चला नहीं पा रहे हैं इसलिए बेच रहे हैं। अरे तो यही तो बात गोहत्या में आती है कि गाय बूढ़ी हो जाती है और आप बेच देते हो क्योंकि वो चल नहीं पाती है। आप कहते हो इसको चलाते हैं, चलती नहीं है, इससे दूध मांगते हैं, देती नहीं है, बच्चा इसको होता नहीं है, 2000 में कसाई मांग रहा है, इसको बिठा बिठा के खिलाएंगे, इसके बजाय 2000 रुपए आ जाएंगे। पर भाई वो काट देगा ना उसको। तुम्हारा जो प्राइवेट आदमी को तुम जो ये बेच दोगे सरकारी चीज, अभी तो तुम रिजर्वेशन देते हो, इसमें अगर 100 आदमी नौकरी लगते हैं तो उसमें ओबीसी का भी आदमी होता है, एससी का रिप्रेजेंटेशन भी होता है, एसटी का भी होता है, महिलाओं का भी होता है, सबको इक्वली इंपॉर्टेंट मान करके आप उसमें नौकरी पे लगाते हो ना।
तो जितने लोग रिटायर हुए हैं, आप रिटायर लोगों की संख्या देखो, भोपाल में बीएचईएल से रिटायर होने वालों की संख्या देखो ना आप। भोपाल की 10% पॉपुलेशन जो है बीएचईएल की नौकरी करती थी पहले, कभी न कभी उसके परिवार का कोई न कोई सदस्य बीएचईएल से जुड़ा हुआ था। 10 से 20% लोगों का। कि कोई बोलेगा हमारे चाचा जी थे, बोले वो हमको ले आए थे भोपाल में, कोई बोलेगा हमारे ताऊ जी थे, बोले कोई हमारे दादाजी आए थे, कोई बोलेगा हमारे पिताजी आए थे, अब ये भी रिटायर हुए, हमने यही मकान बना लिया, यहाँ से रिटायर हुए, हमने यही मकान बना लिया, हम भोपाल में रहते हैं। बीएचईएल अगर प्राइवेट होता तो क्या कौन होता? एक ही जाति के लोग होते। माहेश्वरी की फैक्ट्री देखो, माहेश्वरी में सारे माहेश्वरी होते हैं। अग्रवाल की फैक्ट्री देखो, अग्रवाल के ही होते हैं सारे। जैन की फैक्ट्री होती है, जैन ही सारे कर्मचारी होते हैं, सारे अधिकारी होते हैं। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? तो फैक्ट्रियां यदि 3-4 जातियों की हो गई तो पूरे देश में 3-4 जातियों के कर्मचारी होंगे, अधिकारी होंगे। तो फिर मकान भी उन्हीं के होंगे बड़े बड़े शहरों में। तो आज से 50 साल बाद जो ढांचा होगा शहरों का, वो कौन सा होगा? इतना होमोजेनस वाला होगा क्या? तो फिर प्राइवेटाइजेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? प्राइवेटाइज आप कर रहे हो इस आधार पे कि वो चल नहीं रहा है। ये कंपनी नहीं है जो प्रॉफिट दे, ये हमारी माँ है जो हमारा पोषण करती हैं। ये पीएसयूज हमारी माँ है, आर्थिक माएँ हैं, ये इकोनॉमिक मदर्स इस देश की। माँ अगर बूढ़ी हो जाती है और मान लीजिए कुछ काम करने लायक नहीं होती तो क्या बेच दोगे उसको? वृद्धाश्रम भेज दोगे? सड़क के किनारे बिठा दोगे? मंदिर के बाहर छोड़ाओगे? यही आधार है आपका कि इसको हम प्रॉफिट नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से। प्रॉफिट न भी करो तो भी उसमें पैसा डालो बाहर से ला करके टैक्स का, और उसको चलाओ, क्योंकि उससे पोषण हो रहा है बहुत सारे लोगों का। वो प्रॉफिट के लिए है ही नहीं। तुमने कब से प्रॉफिट करना शुरू कर दिया? गवर्नमेंट का काम प्रॉफिट और लॉस का कब से हो गया? यानी बेटा कब से माँ के और पिता के बारे में, प्रॉफिट लॉस के बारे में सोचने लग गया? अभी समझ में आ गया होगा। कितने सारे बिंदु समझ में आए। बात प्रॉफिट और लॉस की हर जगह नहीं होती। प्रकृति के आसपास जो है, आप कहोगे कि हमारे घर के पास 15-20 पेड़ लगे हुए हैं, तो इनको यदि हम आज काट के बेच दें तो कितना पैसा आएगा? अरे भाई, वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं, चलो वो समझ में नहीं आता, ऑक्सीजन का बजट समझ में नहीं आता कि ऑक्सीजन कितनी लेनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंपॉर्टेंस अभी समझ में आया था, कोरोना में शॉर्टेज हो गई थी तो कितनी दिक्कत आ गई थी। ये सब ऑक्सीजन सिलेंडर है नेचुरल, लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं, समझ में आएगा। लेकिन वो मुर्गी और सोने का अंडा वाली कहानी है ना, इसको आज काट डालें तो इसके अंदर जितने भी अंडे हैं वो आज ही बेच डालेंगे तो बहुत ही माला माल हो जाएंगे। ये वही है। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को आप मारना चाहते हो, सारे अंडे एक ही दिन में लेना चाहते हो। क्या होता है? जो करता है वो पछताता है, अंत में पछताना पड़ता है। चाहे आप प्रकृति का विनाश कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर मार्केट के साथ में, हमारे फाइनेंशियल मार्केट के साथ में हमारी इकोनॉमी को, मेन स्ट्रीम रियल इकोनॉमी जो है उसको जोड़ रहे हो, और चाहे आप प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, ये सब चीजें एक ही बात है। प्राइवेटाइजेशन भी इसी का नाम है कि आप सोने का अंडा देने वाली मुर्गी मार रहे हो, पेड़ काट रहे हो, प्रकृति का विनाश कर रहे हो, तो भी यही बात है। आपको लगता तो है कि एक दिन में सारा पैसा आ जाएगा, लेकिन उन पेड़ों का इंपॉर्टेंस आपको समझ में नहीं आएगा। पीएसयू जितने हमारे हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, जो प्राइवेट सेक्टर की इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये किस तरह से खड़ी की गई हैं ये आपको नहीं पता। अब आप बेच करके इस आधार पे कि इनसे कमाई नहीं हो रही, इनसे कमाई नहीं हो रही। अरे उसमें कितने लोगों का पेट पल रहा है ये देखो ना, कितने लोगों का वेतन मिल रहा है उससे। आप कहोगे घाटे में भी चलाते रहें क्या? फिर तो आप सरकारी स्कूल भी बंद कर दोगे कि ये बच्चे फीस तो देते नहीं है, दोपहर का खाना भी दो, मिड डे मील नहीं। अगली योजना यही है ना, फिर अगली योजना यही है कि मिड डे मील बंद करो। ये क्या हम यहाँ कोई खाना देने के लिए पढ़ने आ रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं क्या? पढ़ाई करें, खाने वाने का क्या, तो यहाँ को भोजनालय खुला हुआ है, धर्मशाला है, बंद करो, ये खाना बंद करो। और फिर टीचर को इतने महंगे महंगे रखे हुए हैं
प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो 12,000 रुपये टीचर को मिलते हैं, यहाँ 70,000 रुपये मिलते हैं। ये इतने महंगे टीचर नहीं रखेंगे हम, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे रखेंगे 10-10 हजार वाले। और यहाँ सरकारी स्कूल कोई जरूरत नहीं है इसकी, खत्म कर दो। सब अपना अपना प्राइवेट में जाओ, जिसके पास पैसा है वो पढ़ाई करेंगे, नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। क्या होता, ये बात जवाहरलाल नेहरू ने सोची होती, इंदिरा गांधी ने सोची होती, तो आज इतने सारे सरकारी स्कूल होते देश में, सरकारी अस्पताल होते। अस्पताल जिंदा रहना है, दवाई खाना है, डॉक्टर से मिलना है, पैसे दो, सब लोग दे रहे हैं, आप भी दो। फ्री का क्या करना है। सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जाते ही सरकारी क्षेत्र के इन इंस्टीट्यूशंस पे असर आना है। ये जो फ्री की सुविधाएं मिल रही हैं ये बंद होनी है। फिर बोले टैक्स पेयर्स का पैसा है, टैक्स पेयर्स का पैसा है। अब टैक्स पेयर कितना बड़ा चोर है, वो जो आपको टैक्स दे रहा है वो कुत्ते की रोटी जितना ही दे रहा है ना, वो खुद उसका बनता है 4 करोड़ रुपया टैक्स, वो देता है 4 लाख रुपया। 4 करोड़ जिसका टैक्स बनता है वो 4 लाख रुपया देता है, और उसमें वो एहसान जताता रहता है हम टैक्स पेयर्स, हम टैक्स पेयर्स। अरे तू चोर है सबसे बड़ा, किस बात का टैक्स पेयर। तेरा छापा डालेगा साला सब निकल आएगा, सब एकदम से सारी हेकड़ी बाहर आ जाएगी। असली में तुम्हारा टैक्स जो है अगर असेसमेंट हो जाएगा तो वो तो टैक्स असेसमेंट सरकारी सिस्टम में चोर घुसे हुए हैं, दलाल घुसे हुए हैं। ये जितने भी सीए है ना, जितने भी टैक्स कंसल्टेंट, ये सब चोर हैं। चोर खुद नहीं है, बल्कि खुद तो है ही है, बल्कि दूसरों को चोरी सिखाते हैं, चोरी के रास्ते बताते हैं, टैक्स कैसे चुराते हैं उसका तरीका बताते हैं। यही है कंसल्टेंट। और क्या सलाह देते हो तुम। सलाहकार का क्या मतलब होता है। यातायात सलाहकार मैं देखता हूँ, ट्रांसपोर्ट एडवाइज वो जो होते हैं आरटीओ के वहां बाहर बैठे रहते हैं। यातायात में क्या सलाह लेनी है। लाइसेंस बनना, उसमें सलाह की क्या जरूरत है। लाइसेंस बनाने वाला अंदर बैठा है, इंस्पेक्शन करने वाले वो इंस्पेक्टर बैठे हुए हैं, जो देखेंगे इसको गाड़ी चलानी आती कि नहीं आती। बोले नहीं हम बनवा देंगे। लोग जाते हैं उसको 1,000 रुपया देते हैं, ना तो उसको गाड़ी चलानी पड़ती है, कुछ नहीं करना पड़ता। वो कुछ कागज भरता है, 1-2 जगह सिग्नेचर आपका करवाता है, आप फोन पे बोलोगे तो वो खुद ही कर देगा। फोटो पहुंचा दो उसको, नहीं तो फेसबुक से बनवा लेगा वो। 1,000 रुपये उसको गूगल पे कर दो, आपके घर पे लाइसेंस आ जाता है। वो अपने आप को सलाहकार बोलता, चोर है वो, दलाल है, चोर है। अब वो आपको फैसिलिटेटर लग रहा है। ये जितने भी देश में सलाहकार है ना, सब चोर है। सलाहकार क्या होता है। सलाहकार क्या होता है, चोरी करने की सलाह देता है, चोरी कैसे करते हैं, धोखा कैसे देते हैं। ये सिस्टम है हमारा। तो हमारी इकोनॉमी में गुण लग चुका है जबरदस्त, भ्रष्टाचार का, चोरी का, दलाली का, लाइजनिंग का जबरदस्त गुण है। उससे सिस्टम और कमजोर हो रहा है। टैक्स आपका 100 गुना कम आता है। इन सब लोगों को हटा दो आप, चोरों को देश में सीए वीए सब बंद कर दो, 100 गुना इनकम हो जाएगी सरकार की। फिर देखो आपका पीएसयू घाटे में है क्या। ये सब महानवरत्न महानवरत्न हो जाएंगे, 1008 रत्न कहलाएंगे ये सब। जो आज 10 कंपनियां 20 कंपनियां 1000 से 10,000 कंपनियां हो जाएंगी ऐसे। दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होंगे हम। बहुत मेहनती हैं इंडियंस, बहुत अच्छे हमारे सैनिक हैं, बहुत डिवोटी हैं, लेकिन राजनेताओं ने पंगु बना रखा है इनको। हमारे सेना के हाथ बांधे हुए हैं, हमारे युवाओं के हाथ बांधे रखे हैं। हमारे नौजवानों को ढंग से पढ़ने नहीं दिया जाता, रिसर्च करने वालों को रिसर्च नहीं करने दे रहे हैं। बहुत सारी उपलब्धियां हो सकती है इस देश के नाम पे, सब राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। या तो अज्ञानता है, या फिर भ्रष्टाचार है, या फिर कुछ लोगों को आगे बढ़ाने की जिद है। मोनोपोली और मोनोप्सोनी जो आपको कल बताया था, उसकी जिद है। तो मुझे लगता है कि ये रियल इकोनॉमी है जो आम आदमी से जुड़ी हुई है। आम आदमी आपने देखा था, आय सिकुड़ गई थी लोगों की। मेरे तो देखता हूं ना कि कितने एडमिशन पहले होते थे, कितने बच्चे पढ़ने आते थे, अब क्यों नहीं आते, फीस कम क्यों हो गई, फीस क्यों नहीं दे पा रहे लोग, ठीक से क्यों नहीं दे पा रहे, प्रॉपर फीस क्यों नहीं आ पा रही। ये तो मुझे महसूस हो रहा है ना। मैं 24 साल से देख रहा हूँ, 24 साल से मुझे कितनी स्पीड से फीस आती है, कितनी तेजी से लोग फीस देते हैं, कितने ज्यादा लोग फीस देते हैं, कितने ज्यादा लोग आते हैं पढ़ने के लिए।
एकदम से क्या हो गया, पहाड़ टूट गया, जबकि ये तो एकमात्र रास्ता है सिविल सर्विसेज में आने का, एडमिनिस्ट्रेशन का अंदर जाने का। क्रेज तो कम नहीं हुआ, सर्विसेज का क्रेज तो कम नहीं हुआ, वैकेंसी तो ब्लॉक नहीं हुई। ऐसा नहीं कि वैकेंसी का इस बार जो है वो लीप ईयर है या इस बार जो है वैकेंसी आएगी नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं, वैकेंसी आ रही है। बल्कि एमपीपीएससी में तो 3-3 वैकेंसी आई हुई है। लोगों के पास पैसा नहीं है, अर्न नहीं कर पा रहे, कमा नहीं पा रहे, रोजगार नहीं चल रहा है। मार्केट 50,000 कैसे पहुंच गया एक साल में, 20,000 की छलांग, ऐसा क्या है, तमाशा है? इस दुनिया से कोई लेना देना है कि नहीं है? मनुष्यों से कुछ लेना देना है कि नहीं? नागरिकों के स्वास्थ्य से कुछ लेना देना है कि नहीं? लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स भरे पड़े थे उन दिनों में, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, चारों तरफ लॉकडाउन था, आर्थिक मंदी थी, माइनस में आपकी जीडीपी चला गया है। टैक्स कलेक्शन आपका ठीक है, आपने जीएसटी में और उसमें कुछ बढ़ा लिया, लेकिन आपका इनकम टैक्स गिर गया, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आपका पूरा गिर गया। इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो इसलिए हो गया क्योंकि आपने लूप होल, अधिकांश लोगों को ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करना पड़े तो मजबूरी में सब चीजें शो करनी पड़ी, अदरवाइज वो कैश ट्रांजैक्शन होते, क्योंकि लॉकडाउन में वो मिल नहीं पा रहे थे, इसलिए ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बहुत हुए। उस मजबूरी में लोगों को शो करनी पड़ गई अपनी इनकम, और उसमें आपको जीएसटी मिल गया ज्यादा, कुछ आपने रिफॉर्म्स कर दिए उसकी वजह से आ गया, लेकिन डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन तो गिर गया बहुत सारा, स्पान तो गिर गया इतने सारे रिफॉर्म के बावजूद। तो फिर आप ग्रो कैसे कर रहे हैं? और फाइनेंशियल मार्केट ही ग्रो क्यों कर रहा है? दूसरा मार्केट तो नीचे है। लोगों ने सिर्फ अपनी आवश्यक वस्तुएं खरीदी, किसान सदमे में थे, उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुआ, 1.5-2% से ज्यादा ग्रो किया उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद वो आंदोलन में है, वो आंदोलन में है किसान। मजदूर अपने घर जाके बैठ गया है अलग कमरा बना करके, उसने एक कमरा ज्यादा बना लिया कि अब मुझे गांव में ही रहना है। मनरेगा में आपका मजदूरी बढ़ गई क्योंकि वो गांव में लोग बढ़ गए मजदूरी करने वाले, इसलिए मनरेगा की मजदूरी बढ़ गई है, मजदूर ज्यादा संख्या में। तो सारे डेटा जो है वो तो ये है। आज मैं एक और चीज पढ़ रहा था कि जो बजट की साइज दी है 35 लाख करोड़ के आसपास की, वो उतनी है नहीं, उसमें 3 लाख करोड़ तो 3 साल का गिना रहे हैं वो, तो 31.5 जाता है, तो आपका 17% ग्रो किया है बस। पिछली बार 26 था, तो 17% ग्रो किया। जो ग्रो बता रहे हैं वो है नहीं साइज, वो झूठी साइज है। अभी एक्सपर्ट, अभी तो बजट आया है ना, अब एक्सपर्ट एक से एक आर्टिकल लिखेंगे, उसमें बोलेंगे कि ये जो साइज है इसमें जो ये 6.5% गिना रहे हैं, इसमें से 4% तो 2016 का है, 2016 से चल रहा है, वो यहां गिना रखा है। ये तो 4 साल में बटना है, अगर उसको इस साल का रेशो निकालोगे तो वो 1-1.5% आएगा, तो इस साल तो इतना ही जोड़ा जाना चाहिए। कई बार मैंने बताया ना, माता पिता गिनाते समय में कई बार पिछले का गिना देते हैं कि तुम्हारा तब से इतना कर रहे हैं। अरे नहीं, इस साल कितना किया आपने, खर्चा कितना किया, कई बार बातचीत करते करते वो पिछले साल और 3 साल पहले से जो खर्चा किया वो भी गिनाने लग जाता। लोगों को समझ में ही नहीं आता, लोगों को लगता है इतनी बड़ी साइज है, इतना बड़ा खर्चा है, इतने लाख करोड़ का खर्चा है। नहीं है उतने लाख करोड़ का खर्चा, बेवकूफ बना रहे हैं। 3 साल की साइज है, 4 साल से जो हो रहा है उस खर्चे को इसमें काउंट किया जा रहा है। वो एक्सपर्ट बताएंगे ना कि क्यों है, उसका ब्रेकअप देंगे वो। तो बड़ी खतरनाक चीज है ये आंकड़ों की बाजीगरी, ये जादूगरी, ये जो इकोनॉमी नहीं है। रियल वर्ल्ड जब आपका खुश है, जब आप आस पड़ोस की दुकानें बंद नहीं हो रही हैं बल्कि नई नई दुकानें खुल रही हैं, लड़के बेरोजगार नहीं घूम रहे हैं, लड़के काम पे लग गए हैं, आपके घर में अगर प्रोजेक्ट टल नहीं रहे, मकान बनाने का प्रोजेक्ट था इस साल तो मकान बन रहा है, इस साल शादी का प्रोजेक्ट था तो इस साल शादी हो रही है, इस साल आपका घूमने फिरने का प्लान था तो इस बार आप घूमने फिरने जा रहे हैं, इस बार पिताजी का ऑपरेशन होना था तो इस बार हो रहा है। जो काम जिस समय में होना था, तय था, इकोनॉमी के हिसाब से, आय के हिसाब से आपने प्लान बनाया था, अगर वो सारे काम हो रहे हैं और तय समय पे हो रहे हैं तो इसका मतलब है सब कुछ ठीक चल रहा है। और अगर पोस्टपोन हो रहे हैं चीजें
आगे से आगे जा रही हैं। आप कहते थे पिताजी इस बार तो ये होना था, बोले नहीं अभी नहीं कर पाएंगे, इस बार बहुत दिक्कत है, इस बार तो बहुत दिक्कत है। इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सरकारी आंकड़े कुछ भी कह रहे हो, फाइनेंशियल मार्केट चाहे जहां जा रहा हो, जो भी है सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक ठाक नहीं। कुछ लोगों के लिए ठीक हो सकता है क्योंकि उनकी पॉलिसी अलग है। दरअसल क्या है कि जो फाइनेंशियल मार्केट में जो व्यक्ति घुसता है ना, उसको डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है। 1 साल बाद, 6 महीने बाद उसको लाभांश मिलता है। कंपनी को प्रॉफिट होता है, वो और ज्यादा चाहती है कि मेरे शेयर ज्यादा लोग खरीदें, तो वो जानबूझ करके भी डिविडेंड देते हैं। आपने वो सीरीज देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। 10% देते थे, अचानक से वो बोलता नहीं 28% करो, 30 करो, 30 करो। अच्छा, ये सब ऐसे ही मूड पे होता है। ऐसे ही बैठे बैठे ऑफिस में सोच रहा आदमी कि मेरे को अगर किसी ने 1000 रुपया दिया, अगर मैं उसको 1300 रुपये लौटाऊं तो, क्योंकि अगर मैंने उसको 1080 लौटाया तो सोचेगा 1050 तो मुझे 1000 जमा कराया और 1050 तो मुझे बैंक ही दे देता। अगर मैं फिक्स डिपॉजिट कर देता तो 1060 मिल जाता, ज्यादा सेफ था, यहाँ रिस्क लेने क्यों आया। तो मैं 1080 देता हूं, तो कौन सा बड़ा काम करता हूं। एक काम करता हूं, मैं इसको 1280 देता हूं या 1300 देता हूं। ये 100 लोगों को कहेगा कि 1000 के बदले 1300 मिले, 1000 के बदले 1300 मिले, तो मुझे 2000 लोग और आएंगे 1000 डालने वाले, या 2 लाख लोग और आएंगे 1000 डालने वाले, तो मेरे पास तो बहुत ज्यादा मनी होगा, तब मैं ज्यादा बड़े गेम खेल सकता हूं। इसको गेम बोलते हैं। ये अगर आप वो सीरीज देखोगे तो उसमें भी यही वर्ड यूज किया गया है। आप कोई अगर आर्टिकल देखोगे द हिंदू में, बिजनेस लाइन में, या कहीं पे इकोनॉमिक टाइम्स में, कहीं पे भी, वो भी गेम ही वर्ड यूज करते हैं कि गेम हो गया। क्या गेम हो गया? 100 का 125 हो गया तो 25 रुपए का गेम हो गया। मतलब कमाल है। आप पैसे से गेम खेल रहे हो, वहां जिंदगियां चल रही है, यहाँ गेम हो रहा है। तो उसके लिए वाकई में वो गेम ही होता है, इकोनॉमिक गेम होता है। 100 का 125 हो जाता है, 100 का 130 हो जाता है, 30 रुपए का गेम हो जाता है। और यदि हजारों आपने लगा रखा है, लाखों हो गया तो लाखों का गेम हो गया आपका, करोड़ों का गेम हो गया। आपने अगर 1 करोड़ लगा रखा है तो 130 हो जाएगा आपका, 130 लाख हो जाएगा। और यदि 100 करोड़ लगा रखा है तो 130 करोड़ हो जाएंगे, यानी 30 करोड़ कमा लिया आपने। बोला हाँ 30 करोड़ का गेम हो गया मेरे साथ। क्या हो गया? 30 करोड़ ज्यादा आ गए मेरे पास। अब मैं इस बार 120 लगाने वाला हूं इसी में, वो 150 हो जाएंगे, और ज्यादा हो जाएंगे, 160 हो जाएंगे। ये है, ये जो गेम वाला जो प्लान है, ये आदमी को अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करता है तो वो उसमें डूब जाता है, और डूबते डूबते वो उससे कभी बाहर नहीं आ पाता। उसको एक तरह की लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाता है। मार्केट एडिक्शन बोलते हैं इसको। शेयर मार्केट का भी एक एडिक्शन होता है, जुआ है ये। जुआरी जो है वो खेलना छोड़ना नहीं चाहता, वो खेलते रहता है। हार जाता है तब भी वो चाहता है कि मैं अगली बाजी जीत जाऊंगा, उसके चक्कर में खेलता है। और जीता हुआ होता है तो और जीतने के चक्कर में खेलता है। लेकिन जुआ एडिक्शन होता है, एडिक्शन में आता है। शेयर मार्केट का भी एडिक्शन है। और सबसे बड़ी चीज, ये एडिक्शन अगर एसबीआई को लग जाए तो, ये एडिक्शन यदि एनबीएफसी को लग जाए तो, ये एडिक्शन यदि सरकार को लग जाए तो, सरकार को एडिक्शन लग गया है। सरकार आपकी पालनहार है। वेलफेयरिस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं हम लोग, वेलफेयरिस्टिक स्टेट की बात करते हैं। गवर्नमेंट को मार्केट का एडिक्शन लग गया है। वो फाइनेंशियल, उसके आधार पर देखो, आज हमारा बजट प्रस्तुत हुआ, देखो आंकड़े देखो, टीवी पे साइड में क्या चलता रहता है, इधर बजट प्रस्तुत करते रहते साइड में क्या चलता रहता है, शेयर मार्केट। कमाल की चीज है। जो एक फॉल्स मार्केट है, जो एक स्यूडो मार्केट है, जिसकी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तब बढ़ रहा था जब मानवता सड़कों पे रेंग रही थी। इंसानियत जो है वो सांस नहीं ले पा रही थी, वेंटिलेटर लगाना पड़ रहा था, और मानवता सड़कों पे रेंग रही थी। उस समय रेंग ही रहे थे वो। आपने देखा था सूटकेस पे बच्चा वाला, एक बड़े जबरदस्त फोटो आई थी,
सूटकेस पे बच्चा लाद के एक महिला खींच रही है, लोगों की पीड़ा जो है वो देखी नहीं जा सकती। तब आपका ये छलांगे मार रहा था, इसका इंसान से और मानवता से जिसका कोई संबंध नहीं है, वो आपका रियल डिपिक्शन करता है क्या? सही सही चित्रण हो पाएगा वहां पे? तो रियल इकोनॉमी नहीं है, वो डमी है, वो फाइनेंशियल इकोनॉमी है। तो कल मैंने आपको फाइनेंस बताया था कि फाइनेंस क्या होता है। उस दिन मैं आपको लोक वित्त के प्रकार बता रहा था, पब्लिक फाइनेंस एंड प्राइवेट फाइनेंस। तो ये जो पब्लिक हो चाहे प्राइवेट हो, फाइनेंस वर्ड जो है, वित्त शब्द जो है, वो इकोनॉमी से पूरा अलग है। इकोनॉमी इंसानियत से, मानव से, समाज से, नैतिकता से, पर्यावरण से जुड़ी हुई चीज है। और वित्त आंकड़ों से, ग्राफ से, प्रॉफिट से, लॉस से और बाजार से जुड़ी हुई चीज। आगे समझ। एक तरफ क्या है? ग्राफ है, डेटा है, डिजिट्स हैं, और प्रॉफिट है, लॉस है, डिविडेंड है, और मार्केट है। सरकार को किधर जाना चाहिए? फाइनेंस की तरफ या फिर इकोनॉमी की तरफ? आपने जो सरकार बनाई है वो फाइनेंस के लिए बनाई है या इकोनॉमी के लिए बनाई है? इकोनॉमी के लिए बनाई है। आय, गरीबी, रोजगार, आपके इकोनॉमी। इसलिए हम इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हैं, इंडियन फाइनेंस पढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमी, सिविल सर्विसेज का सिलेबस क्या है? इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मीन्स पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट। हमारे विषय क्या है? पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इनकम, प्रति व्यक्ति आय, परचेसिंग पावर पैरिटी, मांग, आपूर्ति, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसलिए सवाल कौन से होते हैं आपके? शेयर मार्केट के कभी सवाल आए क्या? एक आध कभी भूले भटके आ जाता है। इकोनॉमी के सवाल आते हैं। आपको पढ़ाने वाले उलझा देते हैं, इसलिए आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं है। आंकड़ों में उलझने की जरूरत नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वायदा कारोबार आपका नहीं है। इसलिए कृषि, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसलिए कृषि, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज, और फिर बैंकिंग, शुद्ध बैंकिंग, वो वाली बैंकिंग नहीं। बैंक जब एसबीआई, जब आप एसबीआई के शेयर हो, अब ये किस, अब आपको मैं अकाउंटेबिलिटी पे आता। हुआ क्या, मैं इसकी प्रॉब्लम बताता हूं। फाइनेंशियल मार्केट के गिरने से कंपनियां बर्बाद हुई। फाइनेंशियल मार्केट गिरा, शेयर बाजार गिरा, कंपनियां बर्बाद हो गई। हर्षद मेहता ने क्या किया? बर्बाद हो गया। पैसा किससे लिया था? एसबीआई से, बाईपास करके लिया था। बैंक रिसीट्स और वो उसने दिया था, उसके बदले पैसा ले लिया था। रियल में उसके पास पैसा था क्या? नहीं। किसका पैसा था? जनता का। 500 करोड़। बाद में पता चला वो 5000 करोड़ है, क्योंकि केवल वो उसी से बात नहीं कर रहा था, वो दूसरी बैंक से भी जुड़ा हुआ था, बहुत सारी बैंक से लिया हुआ था। शेयर मार्केट गिरा, कंपनी गिरी, इन्वेस्टर गिर गया, शेयर मार्केट के जो शेयर होल्डर्स थे उनकी हालत खराब हुई, बैंकों का पैसा डूब गया, एनपीए हो गया। सरकार कई बार रिपोर्ट जारी करती है कि एनपीए बढ़ता जा रहा है। किसकी जिम्मेदारी है? हमने पैसा जमा कराया था एसबीआई में 5 लाख रुपया। अभी आपने कई बैंकों को डूबते हुए देखा, लक्ष्मी विलास बैंक वाला केस देखा आपने, है ना? वो पंजाब मर्केंडाइज वो वाला देखा, यस बैंक देखा। पिछले 4-5 सालों में 4-5 बैंक डूबे। क्या बोल दिया गया? 50 लाख से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, 25,000 से, 10,000 से ज्यादा। अरे हमारे 3 करोड़ रुपए जमा है अंदर बैंक में, क्यों नहीं निकाल सकते? 5 लाख से ज्यादा, 50,000 से ज्यादा क्यों नहीं निकाल सकते?
3 करोड़ जमा है, बोले नहीं वो एनपीए हो गया, ऐसा हो गया, बैंक डूब गया। ये किसकी जिम्मेदारी है? हम एसबीआई में पैसा जमा कराते क्यों? हमारे पास 5 लाख रुपया है, हम अपने पास नहीं रखते, हम अंदर जाके जमा करा देते हैं कि जब हमको जरूरत होगी तब हम इसको निकाल पाएंगे। अब कल से वो बोलते हैं कि अभी आप 5,000 से 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते। कमाल है। मतलब ये किसकी जिम्मेदारी है? किसकी जिम्मेदारी है कि आप एनपीए नहीं होने दोगे? ये सरकार की जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी है कि आप एनपीए। तो आप ऐसे रिस्की मार्केट में गए क्यों? ऐसे रिस्की मार्केट वाले लोगों को पैसा दिया क्यों? अब समझ में आ रहा है ना मैं वो क्यों पढ़ा रहा था? वो इसलिए पढ़ा रहा था कि ये दो पैरेलल है, एक रियल मार्केट है, एक फाइनेंशियल मार्केट है। और फाइनेंशियल मार्केट अगर गिरता है तो रियल मार्केट अपने आप ही परेशान हो रहा है। तो क्यों हो रहा है ये? इसके ऊपर कंट्रोल रेगुलेशन किसका होना चाहिए? गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का है, बैंकिंग रेगुलेशन है, बैंक्रप्सी कोड है, इंसॉल्वेंसी वाला कोड है। तो कोड के होते हुए ऐसा क्यों है? रेगुलेशन के होते हुए ऐसा क्यों है? कानून के होते हुए ऐसा क्यों है कि एनपीए बढ़ता जा रहा है? तो ये तो किसके हाथ में एनपीए रोकना? आप इतने बड़े लोगों को, इतने रईस लोगों को लोन ही क्यों देते हो इतने हजारों करोड़ का कि वो लेके भाग जाएं? देते ही क्यों हो? ये अधिकार तुमको किसने दिया कि तुम उनको लोन दो? आम आदमी कोई लोन मांगने जाता है उसको तो मिलता नहीं है बैंकों में। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? सरकार को हमने चुना इसलिए कि वो हमको बेवकूफ बनाए और अमीर लोगों को लोन दिलवाए, इसलिए चुना है क्या तुमको? बल्कि आम आदमी जो पैसा कमाता है और बैंक में जाके जमा करता है उसको सिक्योरिटी मिले, उसका पैसा वहां सुरक्षित रहे, समय पे उसको ब्याज मिले, इसलिए तुमको चुना है ना। तुम उनके दोस्त फोन कर देते हो, इसको इतना लोन दे दो, वो दे देते हैं। उधर शेयर मार्केट लुढ़कता है, वो लुढ़क जाता है, आपका पैसा खा के भाग जाता है। अरे तो इसको जुआ खेलने के लिए पैसा दिया था क्या कि जाके जुआ खेल पैसा बना? अच्छा वो तो ले लेता है, वो सोचता है मैं यहां से 100 करोड़ बैंक से उठाता हूं, उधर लगाता हूं, उधर 100 का 150 बनाऊंगा, 100 इसको जमा तो करा दो, 50 मेरा, और उसका 50 रह जाता है। हाथ पांव फूलते हैं, बोले इसको 100 दे नहीं पाएंगे, भागो यहां से। तो ये तो 100-50 की बात कर रहा हूं, तो हजारों करोड़ का मामला है, 10-10 हजार करोड़ तक का मामला है, लाख करोड़ तक का मामला है। 5 लाख करोड़ का पहुंच गया था वो हर्षद मेहता उस समय। एक नहीं थे, कई प्लेयर्स थे, वो तो एक था। भाग गए, मर गए, जेल में सड़ के मर गए, कुछ वैसे ही मर गए, कुछ भाग गए। अरे तुम तो मर गए, लेकिन जिम्मेदारी किसकी? सबका पैसा उलझा गए। तुम भाग गए, चलो भाग गए, अब देश के नागरिक नहीं हो, लेकिन यहां तो सरकार को देना पड़ेगा ना उसको। वो टैक्स पेयर्स का पैसा है, उसमें और पीएसयू खड़े हो सकते थे, उसमें और नवरत्न खड़े हो सकते थे, और बड़ी बड़ी कंपनियां आ सकती थी सरकारी सेक्टर में, और ज्यादा जॉब निकाले जा सकते थे, 3-3 गुना वैकेंसी निकाली जा सकती थी। जो भी वैकेंसी आ रही है इससे 3 गुना निकाली जा सकती थी। आरएनडी में पैसा लगा सकते थे, तो हम चाइना से compete कर पाते, सेना में और अच्छी भर्ती कर पाते थे, और ज्यादा अच्छे रफाइल और विमान हम यहीं बना लेते, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया कर लेते। तो आज वो आंखें नहीं दिखा पाता। मतलब सारी समस्याओं की जड़ वो वहीं जाकर के मिलेगी। जो देश की अशिक्षा है, देश में जो आरएनडी की कमी है, देश में जो डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उन सब की जड़ है ये फाइनेंशियल मार्केट और इसका जुआ। और सबसे बड़ी चीज है कि इसका एडिक्शन गवर्नमेंट तक को हो गया। हमारे सरकारी क्षेत्र के बैंकों को भी हो गया, और गवर्नमेंट को भी हो गया, और पीएसयूज को भी हो गया। तो जुआ आदमी अपने पैसे से खेले, किसी ने आदमी ने 10,000 रुपए कमाए और वो उसको जुए में खेले, भाड़ में जाए तो कुछ भी कर। लेकिन किसी की माँ मजदूरी करती है और 200 रुपया रोज दिन भर काम करके लाती है, और उसका बेटा उससे पैसे मांग के ले जाता है और उससे जुआ खेल के हार जाता है। कितनी खतरनाक चीज है। जुआ खेलना है, अब अपना खेलो ना। तुम जनता के पैसे से जुआ क्यों खेल रहे हो? जनता के पैसे से जुआ खेलने की इजाजत किसने दी? और गवर्नमेंट उसके पीछे है, वो बोलते हैं इसको जुआ खेलना है, इसको दो ना। तुम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो।
एक आदमी किसानी करता है, खेती में काम करता है, रात रात भर खेत में काम करता है, दिन में जाता है, सुबह जाता है, रात को लेट आता है, अमीर ही नहीं हो पा रहा है। एक आदमी टाई लगा करके इसमें जाता है, एंटीलिया में चढ़ जाता है, हेलीकॉप्टर 5-5 खड़े हैं छत के ऊपर, चाहे जहां उड़ के चला जाता है, अमीर पे अमीर हुआ जा रहा है, और उसको पेंडेमिक में 10 गुना वेतन बढ़ गया। मतलब कमाल है। तुमने ऐसा क्या कर दिया भाई? वो पसीना बहा करके कुछ नहीं कर पा रहा है और तुम मतलब कुछ करते ही नहीं हो और तुम्हारा 10 गुना हो जाता है, वो भी पेंडेमिक में जब सब कुछ बंद है। तो ये जादू हमको भी बताओ। जादू है शेयर मार्केट में लिस्टेड हो जाओ, आईपीओ कर लो, कंपनी बनाओ, सपना बेचो। एलन मस्क जैसे बेच रहा है सपना। एलन मस्क दुनिया का सबसे बड़ा आदमी हो गया, बोल रहा मार्स पे कॉलोनी बनाऊंगा, एक से एक रॉकेट बनाऊंगा, रोज 1,000 लोग 3 बार भेजूंगा, 3,000 लोग रोज भेजूंगा। सुबह जाएगी, दोपहर में जाएगी, शाम को फ्लाइट जाएगी। कहां के लिए? मार्स के लिए। 10 लाख लोग बसा दूंगा मैं वहां पर 10 साल में। 10 लाख लोग मार्स पे बसा दूंगा। लोगों ने कहा हो वो वही WWF की कुश्ती नहीं होती वो वैसी। वो पागल तो होते ही अमेरिका में, 90% लोग पागल है। ओ सब हो गया, बोले लगाओ पैसा। एलन मस्क सपना बेच रहा है। धीरूभाई अंबानी की मूवी देखी है, गुरु वाली, अभिषेक बच्चन बना था, देखना। वो बोलता मेरे पास कुछ नहीं है, मैं गुजरात का बनिया हूं, मैं यहाँ आया हूं मुंबई, मेरे पास कुछ है, मेरे पास एक विजन है, एक सपना है, एक ड्रीम लेके आया। मेरा आइडिया रहेगा, आपका पैसा रहेगा, लगाना है तो लगाओ। बोले पैसा है? बोले नहीं। 30,000 लोगों ने लगाया, आज 35 लाख लोग हैं पूरी दुनिया में। 35-40 लाख लोगों ने 100 रुपए से लेकर करोड़ों रुपए तक लगाए हुए। किसमें? रिलायंस। तो उसके पास बहुत सारा पैसा हो गया। इतना पैसा हो गया तो उसने गवर्नमेंट को करना शुरू किया कि मेरे पास पावर है, मैं कंपनी का सीईओ हूं, ये एक कंपनी है, इससे मैं इतना वेतन निकालता हूं, मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतनी गाड़ियां हैं, ये है वो है। इस सबको दिखा करके वो गवर्नमेंट को कहता है कि अगर मुझे लैंड दोगे तो मैं इतने सारे लोगों को रोजगार दे दूंगा, अगर आप मुझे पानी दोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर आप मुझे बिजली दोगे तो मैं ये कर दूंगा, अगर मुझे आप यहाँ खोदने की इजाजत दो तो मैं यहाँ से खोद के उसको बेच करके इतना कमा के आपको दे सकता हूँ, इतना मैं रख लूंगा। तो जमीन खोदने की इजाजत दो, पेड़ काटने की इजाजत दो, आदिवासियों को यहाँ से हटाओ, मेरे लिए यहाँ ये लाइन बिछाओ, मेरे लिए यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी के वायर खींच के लाओ। ये सब काम गवर्नमेंट करती है। बैंक वाले को कहो मुझे इतने करोड़ रुपए दे, भाई तेरे पास तो इतने करोड़ रुपए हैं, तू दावा कर रहा है मुझे ये करो, मेरे पास अब इतने सारे इन्वेस्टर्स हैं। बोले नहीं, गवर्नमेंट इन्वेस्टर्स हैं, उनको तो मुझे डिविडेंड देना पड़ेगा, मुझे इतने 1000 करोड़ का लोन भी तो दो, मैं यहाँ खड़ा करूंगा। तो इन सब का मालिक कौन होगा? बोले मैं होऊंगा। इसका प्रॉफिट किसके पास होगा? बोले मेरे पास होगा। तुम करोगे क्या? बोले रोजगार देंगे, आपके युवा जितने भी पढ़ लिख करके आए वो सब उसमें नौकरी में लग जाएंगे। बड़ा कमाल का आइडिया है। बोले क्या है? मेरे पास, बोला आइडिया है मेरे पास आइडिया है, मैं विचार रखता हूँ, थॉट है मेरे पास। 5वीं पास लोग हैं बहुत सारे, पता है, ये हर्षद मेहता वगैरह सब। ये तो हर्षद मेहता तो मैंने पढ़ा था, शायद वो ग्रेजुएट था, बीकॉम था, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना 5वीं पास है और सबको हायर कर रहे हैं। अब बोल रहे हैं इसरो में हायर करेंगे, इसरो के वैज्ञानिक जो बिल्कुल मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिक्स और पता नहीं कहां से अच्छी अच्छी डिग्रियां करके आए, दुनिया भर से डिग्रियां करके आए, वो सब इनके मालिक ये रहेंगे 5वीं पास टाइप आदमी। और वो कहेंगे चांद पे कैसे जाना है उसको पता नहीं, कुछ नहीं, बोले ऐसे ऐसे होता है, ऐसे यान होता है, मंगलयान में ये टेक्नोलॉजी थी, ये थी। अपने यहाँ बनाओ ना, अपने यहाँ शुरू कर दो। मैं जब शुरू में कोचिंग चलाता था, मकान किराए के लिए जब बात करते थे कि कोई हॉल वगैरह किराया लो, तो बहुत सारे पैसे वाले लोग बोलते थे अपना गैरेज है ना उसमें शुरू करो। पैसे वाले लोग जो है वो नहीं समझते कि ये IAS की कोचिंग पढ़ा रहे हैं, ये इतने बड़े अधिकारी हो गए थे, इन्होंने रिजाइन दिया था। सर आप पढ़ाना चाहते हो, पैसे आते हैं आपके पास, हाँ अपने यहाँ शुरू करो ना, इसमें किराया इतना दे देना, कमाल है। उसके वहां शुरू कर दो तो रोज आके खड़ा हो जाता है। और कैसा चल रहा है, मैंने आपको ये दिया तो अब कितना अच्छा चल रहा है। मान लीजिए ऐसे ही रिलायंस वाला आदमी हो तो सारा प्रॉफिट फीस ही वही अरेंज करने लग जाए, बोले आप पढ़ाओ मैं आपको एक वेतन देता हूँ, तो उसने तो आपको नौकरी पे रख लिया। आया समझ?
ये है प्राइवेट सेक्टर। लोन सरकार का, जमीन पब्लिक की, पेड़ काटने की इजाजत सरकार ने दी, हवा प्रदूषित होगी, कोई दिक्कत नहीं, टेंशन मत करना, मैं हूं, पर्यावरण वाले को बोल दूंगा, मंत्रालय को, एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल जाएगा। सर जमीन में खोदेंगे, इधर उधर वेस्ट जो है प्रोडक्ट इधर उधर डालेंगे, बोले नहीं यहीं गड्ढा खोदो, बोले नहीं पहले यहाँ खेत था, ये ट्यूबवेल है, इसी में डालते हैं। तो गुजरात में सारे ट्यूबवेल खराब हो गए, जहरीला पानी है गुजरात में। गुजरात में पानी खोद के पानी नहीं पी सकते, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं इंडस्ट्रियल एरिया में, क्योंकि उन्होंने डंप करना शुरू कर दिया। खेतों के अंदर ट्यूबवेल थे, वो ट्यूबवेल का गड्ढा दिखा, उसने कहा बोले इधर उधर कहाँ डालने जाएंगे, सारा केमिकल था, तो प्रोडक्शन जो हो रहा था वो तो ठीक है, केमिकल उस गड्ढे में डालना शुरू कर दिया, तो वो रिचार्ज हो गया, तो जमीन का पानी जो है वो केमिकल से रिचार्ज हो गया, तो कई कई किलोमीटर तक जो है उसका असर है। आप वहां कुआं नहीं खोद सकते, कुआं खोद के पानी पिएंगे मर जाएंगे, कैंसर हो जाएगा। यह है औद्योगिक विकास, यह है सस्टेनेबल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। आदमी को गायब कर दो, आदमी को बीमार कर दो, हवा को खराब कर दो, पेड़ों को काट डालो, जमीन को खोद डालो, इंसान दिखना नहीं चाहिए, पैसा बरसना चाहिए। कहां से? बरसात में यदि कहीं कमी हो तो बैंकों से ले लो, नहीं लौटा पा रहे हो तो बोल दो, मना कर दो, डिफॉल्ट घोषित कर दो, अपने आप को डिफॉल्टर बना लो। एनपीए पब्लिक डालेगी, पब्लिक के पैसे से पूर्ति होगी। आ गया औद्योगिक विकास समझ में? प्राइवेट सेक्टर प्राइवेटाइजेशन समझ में आ गया होगा? इससे बढ़िया मैं नहीं समझा सकता मैंने खूब कोशिश की कि आज मैं आपको बढ़िया से अच्छे से सस्टेनेबल डेवलपमेंट समझाऊं, और हर दृष्टिकोण से समझाऊं। और किस पेपर में आएगा, पेपर का नाम देख लेना ऊपर, कि इकोनॉमी वाला पेपर है तब किस एंगल से लिखना है, इकोलॉजी वाला पेपर है तो तब के फैक्ट्स और फिगर्स बदल जाएंगे, आपके ग्राफ बदल जाएंगे, सिद्धांत बदल जाएंगे, उदाहरण बदल जाएंगे। क्या क्या बदलेंगे? फैक्ट्स, फिगर्स, ग्राफ्स, एग्जाम्पल्स, ये सब बदल जाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी में आप अलग दृष्टिकोण से बात करो। मैंने बताया कई बार आपको दुकानदार के दृष्टिकोण से बात करनी पड़ेगी, कई बार ग्राहक के दृष्टिकोण से बात करनी। किसी जगह पर आप माता की तरह बात कर रहे हैं, कई जगह पुत्र की तरह बात कर रहे हैं। माता और पुत्र वाला संबंध भी है। प्रकृति को जब हम इस रूप में पढ़ते हैं, और फिर हम तो संस्कृति और धर्म के हिसाब से पढ़ते हैं, तो संस्कृति और धर्म में तो माता और पुत्र का संबंध बड़ा जबरदस्त है। भारतीय संस्कृति में हमारे जितने भी पूजा पाठ है उसमें पृथ्वी पूजन होता है, जल की पूजा होती है, जल देवता का आह्वान होता है, कलश पूजन होता है, और पृथ्वी पूजन होता है। पृथ्वी को माता मान के पूजा जाता है, कहा जाता है ना पृथ्वी माता है और हम इसके पुत्र हैं। पृथ्वी को धरती माता कहा जाता है, हम तो देश को ही माता कहते हैं, भारत माता। दुनिया में कोई देश नहीं है ऐसा जो मदर बोलता हो देश को। प्रकृति को माँ तो बहुत कुछ लोग बोलते हैं, मदर नेचर, मदर नेचर तो पूरी दुनिया में बोला जाता है, लेकिन देश के जमीन के टुकड़े को माँ कहना, बल्कि जमीन के टुकड़े को भी मैं नहीं कह सकता। ऑस्ट्रेलिया में जब आप भारत माता बोलते हैं तब वहां जमीन का टुकड़ा तो ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन भारत माता तो वहां पे भी है। तो जहां जहां उसके बेटे रहते हैं वहां वहां माँ रहती है, उनमें माँ रहती है, बेटों में ही माँ रहती है। तो माँ का अस्तित्व तो बेटों से। भारत माता की जय यूएस में भी बोली जाती है, तिरंगा उठा करके जब वहां 30-40 लोग जमा हो जाते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो जो जगह है वो भारत माता हो गई, वहां माँ अवतरित हो गई। हमारे यहाँ तो माँ अवतरित हो जाती है, तिरंगा लेकर के जब लोग जय घोष करते हैं, भारत माता की जय बोलते हैं, तो माँ प्रकट हो जाती है। वो कहीं पे भी हो सकती है, पूरी दुनिया में कहीं पे भी हो सकती है। अंतरिक्ष में हो गई थी जब राकेश शर्मा गए थे, कल्पना चावला गई थी, भारत माता के बेटे बेटी गए तो अंतरिक्ष में हो गई। एवरेस्ट पे जाते हैं, दुनिया की और दूसरे 7 समिट्स में जाते हैं तो वहां हो जाती है, किसी भी पहाड़ की चोटी, किलिमंजारो पे हो जाती है। भारत माता कहीं पे भी प्रकट हो सकता है, जब भी उसके बेटे बेटी तिरंगा साथ में लेकर के बैग में रखा रहता है, बस उसको तानना है, हवा तो उसको लहरा देती है, तुरंत भारत माता आ जाती है। टाइम थोड़ा लगता है, एक मुंह से उच्चारण करना पड़ता है भारत माता की जय। कई बार होता है ना कि ध्यान लगाते थे, कई 1-1 साल तक उनके ऊपर दीमक चढ़ जाती थी ऋषि मुनियों के, तब जाके भगवान प्रकट होते थे। यहाँ भारत माता को प्रकट होने में टाइम नहीं लगता, याद करो और भारत माता हाजिर। अब तो माता कहते हैं उसको। फिर इकोनॉमी जो है वो माता से अलग कैसे हो सकती है?
इसलिए फाइनेंशियल मार्केट अलग चीज है। अब सरकार का क्या लेना देना भाई? सरकार का क्या लेना देना फाइनेंशियल मार्केट से? सरकार रियल मार्केट में ध्यान देना। रिलायंस के शेयर कहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं उससे तुमको क्या लेना देना सरकार को? अरे इधर लोगों के पास खाना है कि नहीं है, इसका रोजगार है कि नहीं है, एमएसएमई ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, लघु उद्योगों का क्या हो रहा है, कुटीर उद्योगों का क्या हो रहा है। गांव में बसता है भारत, भारत को गांव का देश कहा जाता है। ज्यादा जनसंख्या कहां पर है? गांव के लोगों की हालत क्या है, किसानों की हालत क्या है, गरीबों की क्या है, मजदूरों की क्या है, भूमिहीनों की हालत क्या है, जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास कोई भी जॉब नहीं है, उसका क्या? इसलिए इसको कहा ना जॉबलेस ग्रोथ, रोजगार विहीन विकास। ये पूरे साल भर चर्चा में रहा, मैंने आपको ये टर्म बताई थी, जॉबलेस ग्रोथ थी। तो मैं जब आपको पॉलिटिकल लेक्चर देता हूं तब अलग मोड में आती है, जब मैं आपको एनवायरमेंट की बात बताता हूं तब अलग होता है। आज मैं इकोनॉमी के बारे में बता रहा हूं तो आपको परिचय मिल रहा है कि नहीं? इकोनॉमी का परिचय मिल रहा होगा आपको, ये अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमी की। देखो क्या है कि यही अगर मैं इनवाइट करता है कि ये जेएनयू में इकोनॉमी पढ़ाते हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी, वो अगर ऐसा लेक्चर देते ना यहाँ खड़े होके, तो हो सकता है आप तालियां मारते और आपको लगता है कि ये मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए, और यहाँ का मीडिया भी उसको कोट करता है कि उन्होंने वहां से आए थे और ऐसी बात कही, और ये हेडलाइन बन जाती है। लेकिन यहाँ चूंकि मैं आपका रोजमर्रा का घर की मुर्गी दाल बराबर वाला टीचर हूँ, तो आप लोगों को लग रहा है कि ये बहुत सामान्य बात है, लेकिन सामान्य बात नहीं है। अगर आप समझोगे तो कई सारे आर्टिकल का सार है। 24 साल से जो हमने इकोनॉमी के बारे में जो समझ धारण की है उसका सार है। इसलिए आप इकोनॉमी के चक्कर में जब पढ़ते हैं ना, तो लोग हरित क्रांति के दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। किसान ने जब भूमिपुत्र वाली छवि छोड़ करके माता के सीने में जहर बोना जब शुरू किया, केमिकल डालना शुरू किया, फर्टिलाइजर डालना शुरू किया, ऑर्गेनिक फार्मिंग से जब वो दूर गया और आधुनिक यंत्रों के साथ तो खेती करने लगा, वो तो अच्छी बात है, लेकिन आधुनिक यंत्रों के साथ खेती करते करते हमने हमारा जो पशुधन है, लाइव स्टॉक है, उसको खत्म कर दिया। क्योंकि उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर गाय और बैल की उपयोगिता तभी तक है जब वो खेती में काम आ रहे हैं। बूढ़ी गाय जो दूध नहीं देती है, वो भी गोबर और गौमूत्र के बदले भी वो महंगे नहीं पड़ती। केवल गोबर और गौमूत्र से किसी भी गाय का पोषण हो सकता है। यानी वो गोबर और गौमूत्र इतना दे देती है कि आपको उसको चारा खिलाना महंगा नहीं पड़ता, क्योंकि वो फर्टिलाइजर का काम करता है, आपके खेत को उर्वरता देता है, आपका खेत फसलें उगलने लगता है, दाने उगलता है, तिलहन उगलता है, दालें उगलता है, सब्जियां उगलता है। तो खेत जब ऐसी चीजें जिनसे आपको पोषण मिलता है, शुद्ध होता है, बीमारियां नहीं होती, कैंसर नहीं होता। आपको अधिकांश कैंसर इसलिए हो रहा है क्योंकि फर्टिलाइजर के कारण, कीटनाशकों के कारण। अच्छी खाद बनती है, ऐसी ऐसी खादें बनती हैं, बढ़िया फर्टिलाइजर बनते हैं जिससे 15-15 साल तक खेत में खाद डालने की जरूरत ना पड़े। इतनी बढ़िया क्वालिटी की खादें भी होती है, अमृत बोलते हैं उसको, अमृत खाद। ऐसे खाद बनते हैं। खाद बनाने की कई तरह की विधियां हैं, ट्रेडिशनल भी हैं, परंपरागत भी हैं, और नई नई तकनीक भी है, इसमें भी रिसर्च हो रही है। लेकिन भूमिपुत्रों ने क्या किया, इकोनॉमी के चक्कर में पड़ गए, इकोनॉमी के बजाय फाइनेंस के चक्कर में पड़ गए। मान के चलो एक साथ बहुत कुछ निकालेंगे उसमें से। मैंने आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए एक चार्ट बताया था। क्या चार्ट बताया था? वो साइक्लिक था। साइक्लिक क्या था कि जो खेत खाता था वो कहां से आता था? वो केटल्स से आता था, लाइव स्टॉक से आता था। हमारे गाय बैल पशु जो घर में बांधे जाते हैं, पालतू पशु, उनके जो काम का नहीं है, यानी कि गोबर और गौमूत्र, उनका जो त्याज्य है, उनका जो एक्सक्रीटा है, उनके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं, वो तो हम खाते हैं, दूध घी वो तो हम खाते हैं, और जो उनका मलमूत्र है वो खेत खाता है। गाय दूध हम खाते हैं और मलमूत्र खेत खाता है। यानी कि उनका तो कोई भी, और मरने के बाद वो चमड़ा हमारे यहाँ जूता बनाने के काम आता था। यानी वो तो पूरे जीवन उपयोगिता के आधार पर था उसका। उसका क्या कर दिया?
वो खत्म कर लिया हमने, उसको बाईपास कर लिया, वो चेन ब्रेक कर दी, श्रृंखला को तोड़ दिया। और खेत जो खाता है वो हम खरीदने लगे, और खेत जो उगलता था, जो खेत के काम का नहीं था, यानी खेत का जो एक्सक्रीटा है, बेकार है, यानी फसल काटने के बाद फसल हम खा जाएंगे, अच्छी अच्छी चीजें हम खा जाएंगे, और फसल का जो वेस्ट होगा वो गाय को खिलाते थे। फसल का जो वेस्ट था वो हम बैल को खिलाते थे, भैंस को खिलाते थे। यानी कि वो दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। खेत के खाने की चीज गाय पैदा कर रही है, गाय के खाने की चीज खेत पैदा कर रहा है। दोनों की अंतर्निर्भरता है, साइकिल है, इंटरडिपेंडेंस है, अंतर्निर्भरता है। और उन दोनों के जो उपयोगी पदार्थ हैं, जो सबसे महंगे हैं, सबसे बेस्ट हैं, वो मनुष्य को दिए जा रहे हैं। वो दोनों की अपनी अंडरस्टैंडिंग है, गाय की और खेत की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। वो दोनों एक दूसरे को जानते हैं, उन्होंने एक दूसरे के साथ व्यवहार बनाया हुआ है, और मनुष्य को पुत्र माना गया है। खेत के भी आप पुत्र हैं, भूमि पुत्र भी हैं, और गाय के भी पुत्र हैं, क्योंकि गाय को माता कहते हैं। तो पुत्र तो हमेशा ही आनंद में था। ये माता भी दे रही थी, ये माता भी दे रही थी, माता पोषण कर रही थी, कहीं कोई झंझट ही नहीं है। आप क्या लिया है? आप गाय बैल को रिप्लेस करके ट्रैक्टर लिया है, हरित क्रांति के चक्कर में। ट्रैक्टर जो खाता है वो विदेश से मंगाना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, डॉलर लगते हैं। आ गया इकोनॉमी, भुगतान संतुलन गड़बड़ा गया, फॉरेक्स रिजर्व गड़बड़ा गया, क्योंकि आपको डीजल और पेट्रोल, डीजल कहां से लेना पड़ेगा? ऑयल वेस्टर्न कंट्रीज से आएगा, अरब देशों से आएगा। तो अब वहां की इकोनॉमी को फल फुला रहे हो, और वो क्या कर रही है? वो जो लोग हैं वो फाइनेंस दे रहे हैं किसको? पाकिस्तान को। वो फंडिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान आतंकवादी भेज रहे हैं। तो आतंकवाद की समस्या कहां से आई? उनके स्ट्रांग होने से। नहीं तो वो तो ऊंट पे चलते थे, उनके पास तो पाकिस्तान को देने के लिए कुछ था ही नहीं। वो तो सब गरीब होता, रेगिस्तान था और ऊंट थे, ऊंट चराते थे। उन्होंने देखा कि हमारे यहाँ जमीन में खोदने से तेल निकलता है, इसका कुछ हो सकता। जब तक तेल पे आधारित इंजन नहीं थे तब तक तो वो ऊंट पे ही चलते थे। जिस दिन उनको लगा कि अच्छा ये जो इतनी सारी गाड़ियां हैं, इतने जो वाहन हैं, इतने जो ट्रैक्टर हैं, ये सब के सब हमारे यहाँ के कुएं से निकलेंगे, उन्होंने कार्टेलाइजेशन करना शुरू कर दिया, और कार्टेल बना के ओपेक बनाया, प्राइस जो है वो लिमिट कर दी। इस प्राइस से कम में हम आपको बेचेंगे नहीं। अब वो हो गए सारे अमीर, आतंकवाद के जनक। आतंकवाद को पोषण वही तो करते हैं वहां बैठ करके। पैसा कहां से आता है आतंकवाद के लिए? वहीं से आता है। खेत खाता है वो हमको खरीदना पड़ रहा है, फर्टिलाइजर। गाय बैल जो खाते थे वो खेत से होता था, इंटरडिपेंडेंट थे, वो दोनों अपनी आवश्यकताएं पूरी करते थे। अब ट्रैक्टर लिया है, ट्रैक्टर जो उगलता है वो जहरीला धुआं, वायु प्रदूषण। ट्रैक्टर का उगला हुआ हमारे काम का नहीं है। ट्रैक्टर के खाने वाली चीज विदेश से खरीदनी पड़ती है। खेत के खाने की चीज फर्टिलाइजर, ये विदेश से आता है एक तरह से। हम भी कुछ बनाते हैं लेकिन जहरीला। जल प्रदूषण, फर्टिलाइजर क्या करेगा? तो एक तो वायु प्रदूषण मिल रहा है, जहां दूध मिल रहा था और फल मिल रहे थे और उत्पादन हो रहा था, उसके बजाय हमको मिला वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लिख पाओगे, अच्छा निबंध लिख सकते हो। इंटरडिपेंडेंस, अंतर्निर्भरता। तो दोनों के खाने की चीजें विदेशों से आती है, और दोनों का उगला हुआ हमारे काम का नहीं है, क्योंकि जहरीली चीजें हो गई। आ गया समझ? ये है। इस वजह से हमारा जो अर्थव्यवस्था का जो बिल्कुल वर्टिब्रल कॉलम है वही टूट गया है। इसलिए हम इस प्रकार के नकली फाइनेंस मार्केट पे और उस पर डिपेंड करने लगे। नहीं तो हमको डिपेंड करने की जरूरत ही नहीं थी कि क्या सेंसेक्स चल रहा है, क्या बीएसई चल रहा है। हमको क्या लेना देना बीएसई सेंसेक्स? हमारी तो फसलें लहा रही है, उससे हो गया काम, उससे काम हो जाता था। लेकिन जनसंख्या बढ़ रही थी, लोगों के पेट भरने थे, हरित क्रांति लेके आए। अच्छी बात है, हरित क्रांति लेके आए, आपने उत्पादन बढ़ा लिया,
लेकिन हमेशा के लिए जमीन को जहरीला बना दिया। 15-15 साल ट्रीटमेंट करना पड़ता है जमीन का, तब जाकर के हम उसके जहर को खत्म कर पाते हैं। अगर किसी जमीन में आपने 20-25 साल से फर्टिलाइजर डाल डाल के आप अगर वहां उत्पादन करा रहे हैं, जमीन से जबरदस्ती उत्पादन करवाना, जमीन से जबरदस्ती उत्पादन करना, बहुत ज्यादा फसलें लेना, उसको विश्राम नहीं करने देना, उसको फिर से अपनी ताकत को ग्रहण नहीं करने देना, वो रिचार्ज होना चाहती है, आप उसको रिचार्ज नहीं होने देते। वाटर लेवल हमने गहरा खोद खोद करके बहुत गहरा बना दिया, बहुत नीचे चला गया वाटर लेवल। डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ता जा रहा है। अब आप कहोगे इकोलॉजी को निकाल दो इकोनॉमी में से, ये आप बहुत इमोशनल कर रहे हो। नहीं, इकोलॉजी को निकाल देंगे तो फिर इकोनॉमी में कुछ बचेगा नहीं, इकोनॉमी में नहीं बचेगा। फिल्मों में आपने देखा होगा, भारतीय फिल्में बड़ी इमोशनल बनाते थे, तो उसमें देखा होगा कि एक महिला है, उसको टीबी भी है, वो सिलाई भी कर रही है, रात दिन काम करती है, और एक दिन वो मर जाती, बीच में ही मर जाती है। वो पोषण करने लगती है, सबका पोषण करती है, कमाती है, कमाने वाले भी अकेली है, बच्चा आवारा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है। ऐसी ऐसी मूवी होती थी ना प्रकृति के साथ। ये जो ग्लेशियर फटा है, ग्लेशियर क्या फटा है, वो ग्लेशियर ग्लोबल वार्मिंग का नतीजा है। प्रकृति की अपनी एक सीमा होती है। कैसी सीमा होती है? सीमा ये होती है कि आपकी अपनी एक सीमा है, आपके शरीर की सीमा है, क्योंकि आप भी प्रकृति हैं। आप प्रकृति, हम लोग बने हुए हैं प्रकृति से ही। हमारी आत्मा हो हम पुरुष कहते हैं, और वो प्रकृति और पुरुष बताया था ना आपको, प्रकृति पुरुष सांख्य दर्शन में बताया था। तो वही प्रकृति पुरुष से हम लोग बने हुए हैं, तो प्रकृति से तो हम बने ही हैं, भौतिक पदार्थों से हम लोग बने हुए हैं। तो हम यदि आज 6 घंटा सोते हैं तो दूसरे दिन काम कर पाते हैं, 24 घंटे काम कर लेते हैं, 18 घंटे काम कर लेते हैं, 6 घंटा सोते हैं। एनर्जी ले लेते हैं हम लोग, फिर से एनर्जी को कंजर्व करते हैं अगले 18 घंटे काम करने के लिए। आप 12 बजे सोइए, 6 बजे उठ जाइए, फिर रात को 12 बजे तक आप काम करते रहेंगे, दिक्कत नहीं आएगी। एक दिन ऐसा होगा कि आप कहोगे कि नहीं सक्रियता ज्यादा चाहिए, दिक्कत आ रही है। आपने 1 बजे सोए, 6 बजे उठे, काम नहीं चला, आपने 2 बजे सो के 6 बजे उठना शुरू कर दिया, 3 बजे सो के 6 बजे उठना शुरू कर दिया, 5 बजे सो के 6 बजे उठना शुरू कर दिया। एक क्षण ऐसा आएगा ना कि आप गिर पड़ेंगे। तो प्रकृति के दोहन की एक सीमा है। ग्लेशियर आप खत्म कर लो, माँ है कुछ नहीं बोलेगी, आज पिघल गया, कुछ लोगों को लील गया, 200-300 लोग मर गए, पता नहीं कितने मर गए। केदारनाथ हादसे में तो सरकार 6000 बताती, लेकिन मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं 50,000 का। मैं तो वहां प्रत्यक्षदर्शी था, मैंने 20 दिन काम किया है केदारनाथ हादसे में, सरकारी तौर पे भी और गैर सरकारी तौर पे भी, ऑफिशियली और अनऑफिशियली दोनों तरीके से काम किया है। हेलीकॉप्टर में भी किया है, जमीन पे भी किया है, स्पॉट पे जाके भी किया है, देहरादून में बैठ के भी किया है, बेस कैंप में हरिद्वार में बैठ के भी किया है। उसकी लंबी स्टोरी है उस हादसे की। लेकिन 50,000 को 6,000 बताती थी, 50,000 लोग गायब हुए हैं और 6,000 बताए हैं सरकार ने, वो अलग चीज है। यहां 200-300 बता रही है तो कितने हुए होंगे अंदाजा लगा सकते हो, उतना ही गुना कर लो। तो ये शुरुआत है कि प्रकृति अपनी सहन शक्ति से बाहर जा रही है। आप खुद के लिए सोच लो ना, खुद के लिए यदि आप कटौती करते जाओगे कब तक कर पाओगे? एक दिन आपका शरीर बोल जाएगा, खत्म हो जाएगा, आप चक्कर खा के गिर पड़ो, खत्म गया। उसके बाद आप में ताकत नहीं होती कुछ करने की, आप कर ही नहीं पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, हमेशा के लिए पड़े रह जाओगे। कई लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं, फिर बिस्तर पकड़ लेते हैं, बोलते नहीं काम बहुत जरूरी है, काम बहुत जरूरी, लेकिन काम के साथ साथ आराम भी जरूरी है। जो आप काम कर रहे हो, जिस एनर्जी के साथ कर रहे हो, वो एनर्जी का सोर्स क्या है? बोले एनर्जी का सोर्स जो है वो विश्राम भी है और भोजन भी है। तो भोजन समय पे नहीं करोगे और विश्राम नहीं करोगे तो वो एनर्जी का सोर्स चूक जाएगा, फिर आपका शरीर काम का ही नहीं रहेगा।
तो जो आपका काम पड़ा है वो पड़ा ही रह जाएगा और आप चल दोगे, काम तो हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। तो प्रकृति को भी परेशान करोगे, जब वो सहन कर सकती है तब तक करेगी, जब तक झेलना है तब तक झेलेगी। माँ है इसलिए झेलती रहती है। इसलिए कहते हैं कि प्रकृति को सुरक्षित रहने दो। माँ का दूध अगर सुरक्षित, आपको दूध पीना है तो खून को सुरक्षित रखो, खून मत पियो, दूध पियो। माँ का खून पीने लग जाओगे तो फिर दूध देने वाली माँ ही नहीं बचेगी, फिर पोषण कैसे प्राप्त करेगी? बोले नहीं, कभी कभी है ना, दूध तो हम पीते रहते हैं, लेकिन आज हमारा खून का टेस्ट लेने की इच्छा है, हम चाहते हैं कि खून पी जाए थोड़ा सा, उससे एकदम सीधा ही डायरेक्ट ही एनर्जी मिल जाएगी ना। ये तो कन्वर्ट होता है खून में, टाइम लगता है, हम सीधा थोड़ा खून पी ले। तो ये है फिनेंस और इकोनॉमी में अंतर, माँ का खून पीना और माँ का दूध पीना। पोषण, पोषण के अलग अलग है, सैंग्विवोर्स भी होते हैं और एक लेक्टोवोर्स होते हैं, यानी कि दूध पीने वाले होते हैं। तो आप दूध पे विश्वास रखते हैं या खून पे विश्वास रखते हैं? अभी का इंसान जो है वो खून पीने पे आतुर है, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट है दूध पी करके पोषण प्राप्त करना, माँ का खून सुरक्षित रहने देना, ताकि वो दूध देती रह सके। बस इतना सिंपल सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा। इसके लिए यूएन के पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने बता दिया आपको। बहुत सिंपल घरेलू डेफिनेशन जो हमारे घर में हम लोग समझ सकते हैं, है ना। कई बार माँ गुस्से में होती है ना, झगड़ाती, कोई माँ बहुत गुस्से में आ जाती है तो बच्चों में, मेरा खून मत पियो तुम बहुत परेशान करते हो, तुम मेरा खून पीते हो। मतलब माँ गुस्से में आकर के ये तक बोल देती है ना, हालांकि वो उसका प्रेम होता है, बच्चों को डांटने का एक तरीका होता है। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ही घरेलू एग्जाम्पल है, बहुत घरेलू एग्जाम्पल है। उसमें भी अपना तो होता है, उसमें अपना तो होता है, लेकिन कई लोग वाकई में पीड़ा पहुंचाते हैं, माँ बाप को पीड़ा पहुंचाते हैं, जबकि उन्होंने उसको पाल पोस के बड़ा किया और उसको पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति होती है। थोड़ा सा इमोशनल करने की कोशिश की है मैंने आप लोगों को, लेकिन हम लोग निबंध तक बने रहे। इमोशनल नहीं होगे तो वो अंदर तक जाएगा नहीं। मैं चाहता था कि अंदर तक उतरे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छे से लिख सकते हो, प्राइवेटाइजेशन पे कभी लिखने को आया तो लिख पाओगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आप लिख सकते हो कि नहीं, वो अच्छा निबंध, अच्छे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, कोई भी प्रश्न का अच्छा उत्तर लिख सकते हो। तो जरा एक लिस्ट बनाओ, 5 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ। एक लिस्ट बना के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग भी लिखो भैया, चैट बॉक्स में लिखो, जो लोग यूट्यूब पे सुनेंगे वो लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितने तरह के निबंध जो में हमारी जो आज की बातचीत है वो उपयोगी है और वो काम आ सकती है आपके। कितने तरह के निबंध हो सकते हैं? तो निबंध के विषय लिखने की कोशिश करो। 8 कम से कम 10 विषय तो बताओ। हमने आपको लगभग 1 घंटा जो है ये बताया है, तो 1 घंटा से ज्यादा बताया, ठीक है। तो फिर कम से कम 10 मिनट का एक निबंध तो होना चाहिए, मतलब 6-7 मिनट में एक निबंध भी अगर बनता है तो विषय तो लिखो, ठीक है। चलिए।